नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस शो में हम बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, वो खबरें जो दुनिया भर की मीडिया में हेडलाइंस में चल रही हैं। दुनिया में क्या घट रहा है, दुनिया में क्या हलचल बनी हुई है, कहां जंग के आसार दिख रहे हैं, कहां नियम कानून बदले जा रहे हैं, कहां तख्ता पलट हो रहा है, सारी खबरें हम आपको इस शो में डिटेल से बताते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों की बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले अमेरिका की खबर होगी, जहां पर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे दुनिया भर के प्रवासियों की टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। व्हाइट हाउस में हमले के बाद ग्रीन कार्ड धारकों के दस्तावेज अब रीचेक किए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी। ऐसे में जिन लोगों की जांच में कमी मिलेगी उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। ट्रंप ने ऐसे कुल 19 देशों की लिस्ट भी जारी कर दी है जहां से आए लोगों के ग्रीन कार्ड पर तलवार लटक रही है। जिन्होंने अप्लाई किया है वो तो होल्ड है ही, लेकिन जिनके पास ग्रीन कार्ड है उसकी भी गहनता से जांच की जाएगी। आप इसे ऐसे समझिए, ये ग्रीन कार्ड का एसआईआर है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में लेकर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस पर हमले के बाद यह एक्शन लिया गया। इसका क्या असर होगा, कितने लोगों पर असर होगा, इस लिस्ट में कौन कौन से देश हैं, सारी चीजें आपको डिटेल से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे ग्रीन कार्ड की कि आखिर ये होता क्या है ये मिलता कैसे है। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका में कितने शरणार्थी हैं जिन पर अब अमेरिका से खदेड़े जाने का खतरा है। ट्रंप की इमिग्रेशन पर सख्ती क्या है जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रही है, और इमिग्रेशन को लेकर डे वन से अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप विवादों में रहे हैं। इसके बाद करेंगे बात ट्रंप के टैरिफ की, जिसका असर उल्टा ट्रंप पर ही हो रहा है, अमेरिका पर ही हो रहा है। ट्रंप ने दुनिया के देशों पर टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन अब अमेरिका को जबरदस्त घाटा हो रहा है। दुनिया के कई देश ट्रंप के साथ व्यापारिक सौदा करने से पीछे हट रहे हैं। कई देशों ने टैरिफ की वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर विमान खरीदने से मना कर दिया है। कौन से वो देश हैं जिन्होंने F-35 की डील कैंसिल कर दी है और इसके पीछे की वजह क्या है, आपको बताएंगे, इसका जिक्र करेंगे और इससे अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे कि आखिर टैरिफ F-35 की डील में कैसे बाधा बन रहा है, F-35 कहां बनाए जाते हैं, पार्ट्स कहां से आते हैं, ये सारी खबरें जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं, इसको भी डिटेल में आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे उस तकनीक की जिससे दुनिया का फ्यूचर मुश्किल में पड़ सकता है। एआई कैसे अमेरिका में जनता की नौकरियों को डकार रहा है, इसके बारे में बताएंगे। इस पर चौंकाने वाली रिपोर्ट से अमेरिका के लोग टेंशन में हैं। एआई कितना खतरनाक है, नौकरियों पर क्या असर डाल रहा है, अमेरिका में कितने लोगों की नौकरी गई है, इसकी वजह से कितने लोगों की नौकरी खतरे में है, कहां छटनी हो रही है, ये सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। फिर बात करेंगे उस महासूर्य ग्रहण की जिसके चलते अगले साल पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। सूर्य ग्रहण को लेकर यह चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिक इस सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। खबर है कि साल 2027 में आने वाला यह सूर्य ग्रहण अब तक का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा, जहां एक झटके में पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसको लेकर भी डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ तमाम खबरें डिटेल से। अमेरिका में हुए हमले के बाद, आतंकी घटना के बाद पूरा अमेरिका हिल गया, क्योंकि यह आतंकी हमला व्हाइट हाउस के करीब हुआ था और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सख्ते में आ गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है और एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे अमेरिका में बाहर के देशों से आए प्रवासियों का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में अब 19 देशों के ग्रीन कार्ड धारकों के दस्तावेज की दोबारा जांच की जाएगी। ट्रंप सरकार के इस फैसले से अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने एक मेमो जारी कर दिया है जिसमें आदेश में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी रिफ्यूजी मामलों की जांच होगी। क्योंकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि बाइडेन कार्यकाल में इमिग्रेशन को प्राथमिकता दी गई थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो स्क्रीनिंग मानकों को और कड़ा करती है। हमले के बाद अमेरिका की यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐलान किया है कि अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को
अनिश्चित काल के लिए होल्ड कर दिया गया है। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा यूएससीआईएस के निदेशक जो एडलो ने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच पूरी तरह से कठोर और फुल स्केल पर की जाएगी। यह आदेश सीधे तौर पर उन सुरक्षा चिंताओं के बाद आया है जो व्हाइट हाउस की कुछ ही दूरी पर आतंकी हमले के बाद बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पहले की प्रक्रिया में बैकग्राउंड चेक पूरी तरह नहीं की गई थी। अब नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर फिर से इसे चेक किए जाने की जरूरत है। यानी नए नियम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग ग्रीन कार्ड पाने वाले हैं वो सुरक्षा या आपदा के कारण अमेरिका में नहीं आ रहे हैं। यह फैसला तब लिया गया है जब एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया था, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और दूसरा अब भी गंभीर हालत में है। नेशनल गार्ड पर हुए हमले ने अमेरिकी राजनीति में इमिग्रेशन और सुरक्षा के मुद्दे को और भड़का दिया है। हमले के संदिग्ध रहमानुल्लाह लखनवाल के अफगान मूल होने के और देश में वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने के मामले ने ग्रीन कार्ड और वेटिंग सिस्टम को लेकर बहस तेज कर दी है। इस मामले में नया आदेश क्या कहता है, इसे जानने की जरूरत है। यूएससीआईसी ने अपने आदेश में, यानी कि जो ट्रंप के आदेश पर नया मेमो जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो लोग 2021 से 2025 में शरणार्थी बनकर अमेरिका आए, उनके परिवार की दोबारा जांच की जाएगी। लगभग 2,33,000 शरणार्थियों की समीक्षा शुरू होगी। आप इसे मानिए कि अमेरिका शरणार्थियों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबके पुराने दस्तावेज फिर से खंगाले जाएंगे। कई लोगों को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सबके ग्रीन कार्ड के आवेदन अभी तक पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं। कोई नया ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा जब तक नई जांच पूरी ना हो। अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी मिली तो एक्शन होगा। अगर किसी मुख्य शरणार्थी का ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज होता है तो उसके परिवार के बाकी लोगों के आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे। शरणार्थी का दर्जा और ग्रीन कार्ड दोनों रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा और अमेरिका से बेदखल कर दिया जाएगा, अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। इस जांच में रिवीजन में यह देखा जाएगा कि क्या वो लोग सच में शरणार्थी थे जब वो अमेरिका आए थे। क्या कोई कानून उन्हें स्थायी निवासी बनने से रोकता है। शरणार्थियों को आमतौर पर अमेरिका आने के 1 साल के बाद ग्रीन कार्ड लाभ मिलता है, लेकिन अभी उनके मामलों को रोक दिया गया है। ऐसे लोग जिनका ग्रीन कार्ड अभी प्रोसेसिंग में है और वो लोग जिनका ग्रीन कार्ड दिया जा चुका है लेकिन रिफ्यूजी स्टेटस के आधार पर था, वो भी खतरे में है। अगर ग्रीन कार्ड रद्द होता है तो इसके खिलाफ सीधे अपील का अधिकार भी नहीं है। मतलब एक मात्र रास्ता है वो इमिग्रेशन कोर्ट में रिमूवल प्रोसीडिंग्स करना। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एक्ट इस बारे में कड़े दिशा निर्देश देता है और यूएससीआईएस के निदेशक जोसेफ बी एल्डो ने एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर मैं सभी संबंधित देशों से आने वाले एलियंस के ग्रीन कार्ड की सघन जांच के निर्देश देता हूं। उन्होंने लिखा कि अमेरिका और अमेरिका के लोगों की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि उनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अमेरिकी लोग पूर्व की सरकार की बेकार पुनर्वास नीति की कीमत नहीं चुकाएंगे। अमेरिकी लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका की सरकार का कहना है कि पहले कुछ लोगों की पूरी तरीके से जांच नहीं हो पाई थी, इसलिए फिर से उनकी जांच जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका में कोई गलत आदमी ना आ जाए। एडलो ने कहा कि ये नई गाइडलाइन सीधे तौर पर हाल ही की भयावह घटनाओं के जवाब में जारी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन ने 4 साल तक बेसिक वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग मानकों को कमजोर किया और हाई रिस्क वाले देशों से तेजी से पुनर्वास को प्राथमिकता दी। कई रिफ्यूजी सपोर्ट ग्रुप कह रहे हैं कि आदेश बहुत कठोर है क्योंकि शरणार्थियों को पहले ही लंबे और कड़े वेरिफिकेशन से गुजरकर अमेरिका आने की अनुमति दी जाती है। उन्हें डर है कि समीक्षा से पहले से सुरक्षित महसूस कर रहे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा जिनके ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया रुक गई है, उनके लिए जीवन काफी अस्थिर हो सकता है। अमेरिका का यह नया फरमान, डोनाल्ड ट्रंप का यह नया फरमान उन सभी पर लागू होगा जो 19 देशों के नागरिक हैं। 19 देशों की लिस्ट जारी की गई है, भले ही उनका ग्रीन कार्ड कभी भी जारी हुआ हो। जिन 19 देशों को कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया है, उन्हें ट्रंप प्रशासन ने जून में ही चिन्हित कर लिया था। अब यह नीति भी जून 2025 के राष्ट्रपति प्रोजेक्शन के आधार पर आधारित है, जिनमें
12 पर पूर्ण प्रतिबंध है और 7 पर आंशिक प्रतिबंध है। कौन कौन से देश डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट में आ गए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अव्वल तो सबसे पहला नाम आपको पता है, क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ व्हाइट हाउस पर, वहां पर अफगान मूल का नागरिक पाया गया था, तो सबसे पहला नाम अफगानिस्तान का है। इसके बाद म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो लोकतंत्र, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया। ये हो गए आपके 10 नाम। फिर बारी आती है सोमालिया, सूडान, यमन, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। ये परमानेंट बैन वाले देश हैं, यानी कि इनके ऊपर कंप्लीट बैन है। यह 19 देश की सूची में, ये जो आप 19 देश देख रहे हैं, ये परमानेंट बैन की सूची में है। 2025 की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन और नवंबर 2025 की नई यूएससीआईएस की नीति में कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न या हाई रिस्क कंट्रीज घोषित किए गए हैं ये देश, जिनकी लिस्ट अभी हमने आपको दिखाई। जून 2025 के प्रोजेक्लेशन में इन देशों पर स्क्रीनिंग और वेटिंग में कमी बताई गई है। पहले 12 देश ट्रंप के पहले कार्यकाल में ट्रैवल बैन में शामिल थे, लेकिन 2025 में 7 नए देश जोड़ दिए गए, जिसमें बुरुंडी, कांगो, हैती, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और इक्वेटोरियल गिनी का नाम शामिल है, क्योंकि इनकी ओवर स्टेट दर और अस्थिरता काफी बढ़ गई थी। ये वो देश हैं जहां या तो आतंकवाद का खतरा बहुत ज्यादा है, या सरकार इतनी कमजोर या भ्रष्ट है कि अमेरिका को सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए इनके ग्रीन कार्ड धारकों को अब सबसे ज्यादा संकट है। लेकिन मुझे यहां पर हैरानी एक बात को लेकर है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं, जबकि दुनिया जानती है और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि पाकिस्तान में दुनिया के ज्यादातर खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, टेररिस्ट पाए जाते हैं। और यहां तक कि एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं, व्हाइट हाउस के पास जो यह आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बारे में अफगान सरकार ने कहा है कि यह आईएसआई के इशारे पर किया गया हमला है, जिससे विदेशी जमीन पर अफगानियों को, अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को बदनाम किया जा सके। हालांकि इधर अमेरिकी सरकार का कहना है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन 19 देशों से आने वाले हर व्यक्ति को पहले से ही ग्रीन कार्ड मिल चुका है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि अब हमें विश्वास नहीं है कि उनकी पुरानी वेटिंग पर्याप्त थी, इसलिए सभी को दोबारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। अब जिस ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका में यह बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में भी समझिए आखिर क्या है और अमेरिका में क्यों जरूरी है। ग्रीन कार्ड प्रवासियों के लिए एक सपने की तरह है। जब भी किसी गैर अमेरिकी को ग्रीन कार्ड दिया जाता है तो उनके सपने पूरा होने जैसा इसे माना जाता है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का मतलब है वहां की परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार मिल जाना। ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका में लंबे समय तक रह सकता है, काम कर सकता है और बाद में अमेरिकी सिटीजनशिप के लिए आवेदन भी कर सकता है। इसे यूएस परमानेंट रेजिडेंशियल कार्ड कहते हैं। यूएस में कानूनी तौर पर स्थायी रहने का अधिकार मिल जाता है। आप अमेरिका में हमेशा के लिए रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 5 साल ग्रीन कार्ड रखने के बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर 10 साल में सिर्फ कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ता है। ग्रीन कार्ड मतलब अमेरिका में हमेशा रहने के लिए पूरी तरीके से छूट, लेकिन कुछ अधिकार सीमित होते हैं। अमेरिका में प्रवासियों के लिए जीवन बदल देने वाला दस्तावेज माना जाता है, इसलिए लाखों लोग हर साल इसके लिए कोशिश करते हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या है, यह देखिए। तो परिवार के आधार पर ग्रीन कार्ड पाने का सबसे आसान तरीका है। कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक है तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड का आवेदन कर सकता है। फिर नौकरी के जरिए अगर कोई अमेरिकी कंपनी आपको नौकरी देती है तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, इसमें कंपनी को सरकार से अनुमति लेनी होती है। बेहतर स्किल्स वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया जल्दी कर दी जाती है। शरणार्थी के तौर पर जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, जो लोग अपने देश में धार्मिक, जातीय, राजनीतिक या उत्पीड़न से बचकर आए हैं, तो शरणार्थी के तौर पर वो ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।
1 साल बाद ग्रीन कार्ड के लिए वो शरणार्थी के तौर पर हासिल कर सकते हैं। पहले 1 साल उन्हें वहां रहना होगा। अब एक ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम भी है। अमेरिका हर साल डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी भी चलाता है, जिसे ग्रीन कार्ड लॉटरी भी कहा जाता है। ये लॉटरी उन देशों के नागरिकों के लिए होती है जिनकी आबादी कम है या अमेरिका में कम प्रवास है। इस लॉटरी में चुने गए व्यक्ति को ग्रीन कार्ड का अवसर मिलता है। हर साल सिर्फ 55,000 लोग जीतते हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है। बिना ग्रीन कार्ड के अमेरिका में रहने के लिए वीजा की जरूरत होती है, जो अस्थायी होती है। वीजा की अवधि पूरा होने पर देश छोड़ना पड़ता है। काम करने, पढ़ाई करने या अस्थायी रूप से बसने में कई सीमाएं होती हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ लगभग 11-12 लाख लोगों को ही ग्रीन कार्ड मिल पाता है। बाकी लोग लंबी लंबी लाइन में वेटिंग करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन सा देश हर साल ग्रीन कार्ड के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई करने वाला देश है। ये लिस्ट थोड़ा सा आपको चौंका सकती है। चलिए नजर डालते हैं। सबसे टॉप पर आपको लगा होगा कि भारत का नाम आएगा। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, आपने सोचा होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे टॉप पर मैक्सिको है। मैक्सिको 1.5 से 2 लाख ग्रीन कार्ड हर साल मैक्सिको से अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद भारत की बारी आती है। भारत से 90,000 से लगभग 1.25 लाख तक, 1,20,000 तक ग्रीन कार्ड अप्लाई किए जाते हैं। फिर बारी आती है चीन की, जहां 70 से 80,000 लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर बारी आती है फिलीपींस की। फिलीपींस से 50 से 60,000 लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर आती है डोमिनिकन रिपब्लिक की बारी, जहां 40 से 50,000 लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। मैक्सिको सबसे ज्यादा आवेदन करने वाला देश है। आप लिस्ट में देख सकते हैं, मैक्सिको टॉप पर है। ये दुनिया में ग्रीन कार्ड पाने वालों में पहले नंबर पर आते हैं और भारतीय दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत वालों की लाइन सबसे लंबी भी है। ज्यादातर लोगों को 12 से 18 साल तक का इंतजार करना पड़ता है अगर उनको ग्रीन कार्ड चाहिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर सख्ती बरत रहे हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर, भारत को लेकर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले शरणार्थियों को हमेशा के लिए रोक देंगे ताकि अमेरिका फिर से मजबूत हो सके। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब क्या? इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है, लेकिन इसका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है डेवलप्ड कंट्री में, उन देशों के लिए जो अभी विकासशील हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए उन देशों के लिए होता है जो लो इनकम या फिर लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो लोग अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं हैं या जो हमारे देश से सच्चा प्यार नहीं करते हैं, उन्हें भी हटाया जाएगा। ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त करने का वायदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मिलियंस ऑफ बिडन इलीगल एडमिशन को पलटना चाहते हैं। अब अमेरिका में शरणार्थियों के गर्दन पर ट्रंप की तलवार लटक रही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 3.5 मिलियन से अधिक शरणार्थी रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर देश में स्थायी रूप से बस चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अपने देश में डर, युद्ध या अत्याचार की वजह से भागकर अमेरिका आए और यहां की सरकार ने उन्हें शरण दी। पहले 2024 में अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा नए शरणार्थियों को आने दिया था। 2025 में भी 1,25,000 तक लाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब नई सरकार, ट्रंप की सरकार ने 2026 में इसे बहुत कम करने का फैसला कर लिया है। शरणार्थियों की अधिकतम प्रवेश सीमा को 7,500 पर न्यूनतम लाने का फैसला कर लिया गया है। यानी अमेरिका में अब शरणार्थी का स्टेटस पाना, एज अ शरणार्थी वहां रह पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की थी, जिसमें बॉर्डर पर फेंसिंग, दीवार, ट्रैवल बैन और बड़े पैमाने पर निर्वासन था। 2025 में दूसरे टर्म में उन्होंने इन नीतियों को और मजबूत किया। उनका फोकस है अमेरिका फर्स्ट, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा और टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना जो शरणार्थियों पर खर्च किया जाता है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या रही है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सीमा सुरक्षा की बात। दक्षिणी सीमा पर आपातकाल घोषित किया। मैक्सिको की बॉर्डर पर फिर से दीवार बनाई जा रही है। कोई भी बगैर कागज के नहीं घुस सकता, क्योंकि मैक्सिको के एरिया से अमेरिका में सबसे ज्यादा इलीगल तरीके से घुसपैठ होती है। इसे डंकी रूट भी कहा जाता है। इस पर इंडिया में, बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है, जिसमें आपने डिटेल से देखा होगा कैसे इलीगल तरीके से लोग अमेरिका पहुंचाए जाते हैं। फिर
डोनाल्ड ट्रंप जब सरकार में आए तो उन्होंने सीबीपी वन ऐप बंद कर दिया, जो शरणार्थियों के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करता था। कैच एंड रिलीज की प्रक्रिया खत्म कर दी। इससे अवैध प्रवेश 50 सालों में पहली बार घटा। डिपोटेशन के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया, बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान चलाया। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अभियान इसे कहा गया। आइस एजेंट्स की संख्या बढ़ाई गई और उन्हें और ज्यादा पावर दे दिया गया। लाखों लोगों को अमेरिका से निकाला गया और उनके देश वापस भेज दिया गया। शरण और मानवीय राहत पर भी नए कानून, नए आदेश दिए गए। शरण आवेदन पर सख्ती हो रही है। टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस को सीमित कर दिया गया है। क्यूबा, हैती, निकारागुआ, वेनेजुएला पेरोल प्रोग्राम खत्म कर दिया। शरणार्थी कोटा 2026 के लिए घटाकर 7,500 कर दी गई, जो 1 लाख से ज्यादा हुआ करती थी। कई देशों से प्रवेश को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा नागरिकता पर बहुत जबरदस्त सख्ती दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। गैर स्थायी निवासी माता पिता के बच्चों को नागरिकता खत्म करने की कोशिश है। वीजा बैन बहुत चर्चा में रहा है। कुछ विकासशील देशों से प्रवेश निलंबित कर दिया है। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बैन लगाया गया। रिवर्स माइग्रेशन करने की योजना है। कानूनी तरीके से भी आना पहले से बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की दलील यह है कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए पहले है। बात सही भी है। किसी भी देश में ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में तो एसआईआर भी करते हैं तो बवाल मच जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के वहां से घुसपैठियों को या फिर अवैध प्रवासियों को निकालकर बाहर करने की योजना में। और तो और जिनके ग्रीन कार्ड है अब उन पर भी तलवार लटक रही है। जो बिना इजाजत आए उन्हें तो वापस जाना ही पड़ेगा। नए लोग भी बहुत कम आ पाएंगे, सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही आ पाएंगे। अब 7,500 के इस कैटेगरी में कंपनियों को लोग चाहिए, आईटी सेक्टर में लोग चाहिए, बिजनेस सेक्टर में लोग चाहिए, लेकिन कैप है 7,500। तो अमेरिका में जाएंगे कैसे? तो हो सकता है कि भारत से ही वो आईटी सर्विसेज चलाएं। फरवरी 2025 में उन एजेंसियों के फंड काट दिए गए थे जो शरणार्थियों को घर, नौकरी और स्कूल में मदद करते थे। इससे 22,000 से ज्यादा लोग बिना मदद के बीच सड़क पर आ गए। बाद में कोर्ट ने कहा कि पहले मंजूर शरणार्थियों को लाना और फंड बहाल करो, लेकिन नुकसान हो चुका है। कई संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। ट्रंप का H-1B वीजा पर भी सख्ती इसी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे ट्रंप ने हाल ही में लागू किया है। H-1B वीजा लॉटरी के जरिए दी जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। लॉटरी रजिस्ट्रेशन फीस $215 है। अब तक अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए देता आ रहा है। अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में उन लोगों के लिए की गई थी जो वहां जाकर काम करना चाहते थे। इसलिए H-1B वीजा को अमेरिका का वर्क वीजा भी कहा जाता है। इसे विदेशी स्किल्ड वर्कर को अमेरिका में काम करने के लिए दिया जाता है। शुरू में 3 साल के लिए, जरूरत पड़ने पर 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। कुल 6 साल तक अमेरिकी कंपनी को आपको नौकरी का ऑफर देना होता है। कंपनी H-1B वीजा के लिए आवेदन करती है। अगर आप पास हो गए इसमें तो आपको अमेरिका में कानूनी तरीके से काम करने का अधिकार मिल जाता है। H-1B वीजा है क्या? अमेरिका का गैर प्रवासी वर्क वीजा है, जो कि अमेरिका में विदेशी लोगों को काम करने की इजाजत देता है। इसे अमेरिका में कोई भी जाकर नौकरी कर सकता है। वीजा कंपनी स्पॉन्सर करती है। पहले 3 साल और फिर बाद में इसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वीजा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। आईटी और टेक्निकल लोगों के लिए नौकरी के लिए वीजा जारी किया जाता है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस को 100 गुना बढ़ाकर $1,000 से $1 लाख कर दिया है। यानी जब तक H-1B वीजा धारक ये शुल्क जमा नहीं करेंगे तब तक वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहले यह शुल्क करीब 6 लाख रुपए था। यह आदेश 21 अक्टूबर से लागू किया गया। हालांकि वीजा के रिन्यू में यह फीस नहीं लगेगी, बस नए वीजा पर यह लागू रहेगी। ट्रंप की इन्हीं सख्तियों का असर है कि अब अमेरिका में एंट्री पा पाना बहुत मुश्किल हो गया। कानूनी तरीके से भी अमेरिका में घुस पाना बहुत टफ है। और अब ट्रंप की ग्रीन कार्ड की सख्ती से लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार भी बढ़ गया। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और आईटी सर्विसेज में लोग काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाहर के होते हैं, विदेशों से आए हुए होते हैं। तो अमेरिका के जीडीपी पर इसका इंपैक्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग पर इसका इंपैक्ट हो सकता है और अमेरिकी इकोनॉमी पर भी इसका दुष्प्रभाव हो सकता है।
जो बात शायद डोनाल्ड ट्रंप अभी नहीं भांप पा रहे हैं। अमेरिका में वर्कर्स की भारी कमी हो सकती है, जिससे अमेरिका को दोचार होना पड़ सकता है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। शायद ट्रंप की टीम इस पर काम कर रही हो, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप कैसे बचाएंगे, इसका सवाल बहुत बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड नाउ की दूसरी खबर की। ट्रंप टैरिफ बहुत शोर हुआ इस साल। हर देश के हिसाब से अलग टैरिफ, हर देश के हिसाब से अलग अलग नियम, कायदे, कानून। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रंप बहुत दूर की नहीं सोच पाते हैं। अब टैरिफ का खामियाजा खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनके देश को उठाना पड़ रहा है। जिस टैरिफ से डोनाल्ड ट्रंप बताते रहे कि अमेरिका को बहुत फायदा होगा, अमेरिका की जीडीपी बूस्ट हो जाएगी, इकोनॉमी टॉप पर फिर से चली जाएगी, कर्जा कम हो जाएगा, लेकिन वही टैरिफ अब अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति का मतलब यह है कि अमेरिका को पहले रखना। इसके तहत उन्होंने विदेशी सामान पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगा दिए और कंपनियों से कहा कि यहीं बनाओ, यहीं बेचो। लेकिन अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के निर्यात या इसके बेचने को बड़ा झटका दिया है। F-35 में कई देशों ने दिलचस्पी दिखानी कम कर दी है। 2025 में कई देशों ने F-35 खरीदने के सौदे को रद्द कर दिया या इसे रोक दिया गया, जिससे F-35 प्रोग्राम को $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। पेंटागन ने 2026 के लिए अपनी खरीद कम कर दी है। इससे लॉकहीड मार्टिन कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने 2025 में विदेशी सामान पर 10 से 50% तक टैरिफ लगाया। मतलब जो देश अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं, उन पर वैसा ही टैक्स लगेगा। अप्रैल 2025 तक औसत टैरिफ 27% हो गया, जो 100 साल का रिकॉर्ड था। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका में नौकरियां आएंगी, रोजगार आएंगे। लेकिन इस टैरिफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। F-35 के पार्ट्स दुनिया भर से आते हैं। टैरिफ की वजह से कीमत बढ़ गई है, जिससे कई सहयोगी देश नाराज हो गए हैं और वो दूसरे फाइटर जेट का रुख करने लग गए। ट्रंप प्रशासन के विदेशी सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ ने अमेरिका के हथियारों को महंगा कर दिया है, जिससे कई देशों ने अब इन हथियारों से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया है, खरीद से पीछे हटने लग गए हैं। रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आ रही है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से सहयोगी देश खुश नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन देशों ने अमेरिका के साथ डील कैंसिल कर दी है आफ्टर टैरिफ। सौदे किन्ने रद्द किए हैं F-35 को लेकर। तो आइए नक्शे के जरिए देखते हैं। पुर्तगाल ने F-35 की डील कैंसिल की है सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की वजह से। स्पेन ने डील कैंसिल की है, या थाईलैंड ने भी F-35 की डील कैंसिल कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत ने भी F-35 की डील कैंसिल कर दी है इसी टैरिफ विवाद की वजह से। जर्मनी ने भी F-35 की डील कैंसिल कर दी इसी टैरिफ के विवाद से। और इवन कनाडा ने भी F-35 की डील कैंसिल कर दी है। ये जो देश आप देख पा रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, या फिर कनाडा हो, इसके अलावा या भारत हो या फिर थाईलैंड हो, इन देशों ने F-35 को खरीदने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपसे F-35 नहीं लेंगे, क्योंकि ये F-35 पहले के मुकाबले बहुत कॉस्टली हो गया है। इसकी कीमत आपने बढ़ा दी है और ये कीमत बढ़ी टैरिफ की वजह से, और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि वो अपने F-35 अब नहीं बेच पा रहे। ये वही फाइटर जेट है जिसकी तस्वीर हमने यहां पर लगाई है, जिसकी डील अमेरिका, पुर्तगाल, स्पेन, थाईलैंड, कनाडा, जर्मनी और भारत से कर रहा था। कई देश जो पहले F-35 खरीदने वाले थे, उन्होंने अपने ऑर्डर को या तो रद्द कर दिया है या फिर समीक्षा के लिए डाल दिया है कि हम इस पर अभी बात करेंगे। 2025 में कम से कम 3 देशों ने अपने पहले से तय F-35 सौदे रद्द कर दिए और एक देश ने सौदे को पेंडिंग में डाल दिया। $100 बिलियन के ऑर्डर खतरे में, यानी ये F-35 कार्यक्रम के लिए, अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, लॉकहीड मार्टिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बोझ का असर अमेरिकी टैक्स पेयर के पर पड़ेगा। हर परिवार को सालाना लगभग $1200 अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ट्रंप का उद्देश्य अमेरिकी नौकरियां बचाना था, लेकिन सहयोगी देशों की नाराजगी से इसका असर उल्टा हो रहा है। ट्रंप की नीति से नेटो देशों से भी अमेरिका के रिलेशन खराब हो रहे हैं, चूंकि F-35 में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जे दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं और टैरिफ के कारण विमान की अंतिम लागत
रखरखाव खर्च और डिलीवरी की कीमत सब कुछ बढ़ गए हैं। F-35 जिसे दुनिया का सबसे बेहतर और एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है, उसे ही खरीदने से देश पीछे हट रहे हैं। कहते हैं F-35 अकेला दुश्मन के इलाके में घुसकर ये बिना दिखे हमला कर सकता है। अमेरिका के इस घातक फाइटर जेट के बारे में भी जान लीजिए, जिसकी दुनिया दीवानी हुई। कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, यहां तक कि भारत ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। इसे आसमान का शिकारी कहा जाता है। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। दुनिया के कुछ देशों के पास ही इतने एडवांस फाइटर जेट हैं। ये सेंसर, कंप्यूटर, नेविगेशन, ऑटोमेशन में सबसे आधुनिक माना जाता है। इसकी स्टेल्थ क्षमता काफी ज्यादा कारगर है। ये रेडार में बहुत जल्दी नहीं आता। दुश्मन का रेडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये खुद सैकड़ों किलोमीटर दूर से लक्ष्य देख लेता है, उसे लॉक करता है और मार गिराता है। इसमें सुपर एडवांस्ड सेंसर सिस्टम लगाया गया है। दुश्मन की लोकेशन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ग्राउंड टारगेट सबको लॉक करता है। पायलट को रियल टाइम में 360 डिग्री डेटा मिलता है। मल्टी रोल क्षमता भी बहुत अच्छी है। एयर टू एयर लड़ाई, एयर टू ग्राउंड हमला, जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यहां तक कि न्यूक्लियर केपेबल है। न्यूक्लियर बम साथ में ले जा सकता है। ऑटोमेटिक टारगेट को लॉक करना, क्योंकि ये एआई सिस्टम से लैस है और दुश्मन को खुद ब खुद पहचान कर पायलट को बताता है कि कौन सा टारगेट कितना खतरनाक है और कितनी देर में से टैकल किया जा सकता है। हथियार बेहद खतरनाक है। इसमें स्टेल्थ मोड में हथियार ले जाता है, बाहर से दिखता नहीं। एडवांस हथियार के साथ न्यूक्लियर बम B-61-12 तक ले जा सकता है। इसका जो हेलमेट है वो भी बहुत आधुनिक है। विमान के नीचे पीछे हर दिशा की लाइव वीडियो हेलमेट में ही दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट खासियत, इसे लैंड और टेक ऑफ करने के लिए रनवे की आवश्यकता नहीं है। यह हेलीकॉप्टर की तरह सीधे वर्टिकल हवा में उड़ान भर सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। F-35 एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग वेरिएंट में आता है। F-35A ये एयरफोर्स के लिए होता है, क्योंकि सबसे हल्का, तेज और रनवे से उड़ान भरता है। ये डायरेक्ट ग्राउंड से टेक ऑफ कर सकता है वर्टिकल। F-35B मरीन कॉर्प्स के लिए है, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करता है जहां रनवे ना हो। F-35C नेवी के लिए है, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता है। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। फाइटर जेट बहुत महंगा भी है। एक विमान 8 से 12 करोड़ डॉलर में मिलता है। इसके साथ ही इसका मेंटेनेंस बहुत जटिल है, महंगा है। अमेरिका इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करता है। अगर आपने ये विमान लिया तो फिर इसके लिए अमेरिका पर ही डिपेंड होना पड़ता है, इसकी सर्विसिंग के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी के लिए, इसके अपग्रेडेशन के लिए। अमेरिकी सेना के अलावा 20 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। बड़े सौदे होने से कीमत कम रहती है। अगर विदेश देश में ना खरीदें तो अमेरिका को ही ज्यादा महंगा पड़ता है। F-35 प्रोग्राम कुल $2 ट्रिलियन का सबसे महंगा हथियार प्रोजेक्ट है, लेकिन निर्यात संकट की ओर से इसकी लागत बढ़ती जा रही है। टैरिफ के चलते कई यूरोपीय देश अब स्वदेशी या यूरोपीय विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं। अमेरिका की अनिश्चितता से यूरोपीय देश भी परेशान हो उठे हैं। F-35 की डील रद्द क्यों करिए, मोटी मोटी बात तो हमने आपको बता दी। अब इसे जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पुर्तगाल मार्च 2025 में 36 F-35 जेट की डील पूरी तरह से पुर्तगाल ने रद्द कर दी। F-35 को यूरोपीय विकल्प जैसे ग्रिपेन, राफेल और यूरो फाइटर से बदल दिया। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी अस्थिरता का हवाला दिया। नेटो के बारे में भी अमेरिका का रुख कभी कभी बदलता रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं है, होनी नहीं चाहिए बात। F-35 महंगा भी है और कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी तरीके से अमेरिका अपने पास रखता है। अब आ जाइए स्पेन पर। अगस्त 2025 में योजना थी लेने की, लेकिन औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। फाइटर जेट्स के लिए यूरो फाइटर का विकल्प उन्होंने चुन लिया। स्पेन यूरोप में बने विमान लेना चाहता है, अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। नेटो देशों से जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च पर विवाद हुआ था। स्पेन ने इनकार कर दिया तो ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी स्पेन को भी दे डाली। अब आ जाइए स्विट्जरलैंड पर। 2022 में F-35 खरीद का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था स्विट्जरलैंड ने, लेकिन 2025 में इस डील को रिव्यू पर डाल दिया गया। ट्रंप ने स्विस सामान पर 39% टैरिफ लगाया था। इससे स्विस इकोनॉमी को नुकसान हो गया। साथ ही जेट का कॉन्ट्रैक्ट
फिक्स्ड प्राइस का था। अमेरिका ने कहा कि F-35 के पार्ट्स पर टैरिफ भी लागू हो सकते हैं। डील रद्द हुई तो अमेरिका को $9.1 बिलियन का नुकसान हो गया। अब आइए कनाडा पर। 2023 में कनाडा ने विमानों की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, लेकिन अब यह डील खतरे में है। यह पूरी तरीके से हालांकि अभी रद्द हुई नहीं। डिफेंस मिनिस्टर यहां के कह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव एग्जामिन कर रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। वहीं से कनाडा और ट्रंप की 36 के आंकड़े की शुरुआत हुई। इससे ट्रस्ट टूटा, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा, बॉयकॉट बढ़ा। ट्रंप ने कनाडाई सामानों पर 25% का टैरिफ लगा दिया, जिससे F-35 की कीमत बढ़ गई और डील रद्द होने की कगार पहुंच गया और अमेरिका को $12.6 बिलियन का नुकसान हो जाएगा डील कैंसिल होने पर। अब आ जाइए थाईलैंड पर। 2022 में 36 F-35 जेट्स के लिए थाईलैंड ने ऑर्डर दिए। $9.1 बिलियन का यह सौदा हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, टैरिफ की मार के बाद थाईलैंड ने इसको रिव्यू में डाल दिया। अमेरिकी टैरिफ और बढ़ते राजनीतिक दबाव में फैसला लिया गया, यह खबर सामने आई। अब आ जाइए अपने देश भारत पर। 2025 में भारत ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और कहा कोई फॉर्मल डील बनी ही नहीं, क्योंकि 50% का जो टैरिफ लगाया गया इसके चलते से खारिज किया गया। और हमारा एक और मकसद है कि हम मेक इन इंडिया तकनीक को बढ़ावा दें। डिपेंडेंसी अमेरिका पर, बाकी देशों पर हथियारों को लेकर हमने बहुत कम की है, इससे और कम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में ऑफर भी दिया, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह फैसला एक बड़ा संकेत है अमेरिका के लिए कि दुनिया अमेरिका के नियम कायदों से नहीं चलेगी। दुनिया के अपने नियम कायदा हैं। दुनिया में अलग अलग देश हैं, उनके भी नियम कायदे हैं। अमेरिका को उन नियम कायदों को भी सम्मान देना होगा। और यूरोप के लिए बड़ा संकेत है कि वो अमेरिकी हथियारों से दूरी बनाना चाहते हैं। स्पेन अब यूरो फाइटर को 115 जेट्स तक बढ़ाएगा और FCAS यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस करेगा, जो 2040 तक नया जेट देगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से उसके सहयोगी दूर हो रहे हैं। डील रद्द होने से लॉकहीड कंपनी संकट में आ गई है। कंपनी ने कहा है कि यूके, डेनमार्क, बेल्जियम जैसे देश अभी खरीद रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कुल 30% गिर गया है। ट्रंप की टैरिफ नीति बूमरैंग बन गई है, जिसे हवा में फेंकने से वो वापस आ जाता है। ठीक वैसे ही ये टैरिफ जो अमेरिका के फायदे के लिए था, ये टैरिफ अब अमेरिका को ब्लीड कर रहा है। उसे अपनी इकोनॉमी से अब दो चार होना पड़ रहा है। F-35 फाइटर जेट एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से निर्मित विमान है, जिसकी मेन कंपनी लॉकहीड मार्टिन है, लेकिन पार्ट्स दुनिया भर के 1650 से अधिक सप्लायर से आते हैं। इसमें अमेरिका के अलावा यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, जापान और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। ये एक JSF प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम कहा जाता है, जो नेटो और सहयोगी देशों के साथ साझा है। F-35 सप्लाई चेन की सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। हर पार्टनर देश को आर्थिक फायदा मिलता है। ये जेट नेटो लेवल इंटरऑपरेटिबिलिटी के लिए बना हुआ है। पार्ट्स का विभाजन इतना जटिल है कि कोई भी एक देश इसे अकेले बना ही नहीं सकता है। इसके पार्ट्स कहां कहां बनते हैं, लिस्ट मैंने आपको दिखाई। अब जरा इसे ग्राफिक्स में भी देख लेते हैं। आइए नजर डालते हैं। लॉकहीड मार्टिन सबसे पहले अमेरिका की कंपनी है जो इस फाइटर जेट को बनाती है। अंतिम असेंबली लाइन है ये अमेरिका में, जहां पर स्टेल्थ कोटिंग की जाती है, एवियोनिक्स पर काम किया जाता है। मिशन कंप्यूटर, सेंसर, सूट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कॉकपिट डिस्प्ले, वायरिंग और ज्यादातर स्ट्रक्चरल पार्ट यहीं पर तैयार किए जाते हैं। अब चलिए यूके, जो दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर माना जाता है, इसकी कंपनी का नाम है BAE सिस्टम, जो पिछला फ्यूजलेज माफ कीजिएगा, पिछला फ्यूजलेज, पंखों के महत्वपूर्ण हिस्से, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, स्टेल्थ एयरफ्रेम और डिजाइन में हेल्प करता है यूके। फिर बारी आती है इटली की। इटली का योगदान बहुत बड़ा और तकनीकी है। इसकी कंपनी का नाम है लियोनार्डो एरोनॉटिक्स। विंग असेंबली यहीं होती है F-35B के लिए। उसके कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल पार्ट भी यहीं तैयार किए जाते हैं। कैमरा सिस्टम के कंपोनेंट जो है वो यहीं बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेंटेनेंस हब भी इसे माना जाता है। जापान क्या देता है?
जापान एशिया का सबसे बड़ा सहयोगी है इस विमान को बनाने में। एशिया से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में काम करती है अमेरिका के साथ मिलकर, जो एयरफ्रेम के कई धातु पार्ट्स, इंजन और इंजन पार्ट्स देती है। ऑस्ट्रेलिया की देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया क्या देता है। कहते हैं दुनिया के सबसे कठिन पार्ट्स में से एक ऑस्ट्रेलिया मुहैया कराता है। टाइटेनियम कंपोनेंट, लैंडिंग गियर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम, ये सब ऑस्ट्रेलिया देता है। कनाडा क्या देता है? कनाडा वैसे शुरुआत से ही F-35 का मेक इन पार्टनर रहा है। कंपोजिट पैनल, लाइट वेट स्ट्रक्चरल पार्ट्स, ब्रेक सिस्टम के पार्ट, ये सब कनाडा से आते हैं। नीदरलैंड से आते हैं लैंडिंग गियर, जेट इंजन पार्ट्स। डेनमार्क से आते हैं विंग स्किन, टाइटेनियम पार्ट्स। यानी F-35 जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट में से एक माना जाता है, उसे पूरी दुनिया में अलग अलग देश मिलकर बनाते हैं, जिसमें एशिया भी है अगर महादेशों की बात की जाए, अमेरिका भी है, यूरोप भी है, और सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट इंजन अमेरिका में असेंबल होता है। इसका योगदान 25 से ज्यादा देशों में आने वाले पार्ट से मिलता है। अमेरिका के फोर्ट वर्थ टेक्सास में फाइटर जेट असेंबल होता है और एयरफ्रेम जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं, स्टेल्थ कोटिंग लगाई जाती है, इंजन फिट किया जाता है, फ्लाइट टेस्ट होते हैं। एक F-35 को बनाने में 24 से 30 महीने का वक्त लगता है। इकोनॉमिस्ट यानी कि आर्थिक मामलों के जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे टैरिफ महंगाई बढ़ाएंगे, व्यापार युद्ध छेड़ेंगे। F-35 का भविष्य अनिश्चित कर दिया गया है। ट्रंप को शायद अपनी नीति बदलनी पड़े, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो बाकी के देश एकजुट हो जाएंगे और अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने लगेंगे, जिससे अमेरिकी इकोनॉमी और डोनाल्ड ट्रंप सबकी बत्ती गुल हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली स्टोरी की। बात AI की, भविष्य के उस खतरे की जिसे लेकर चिंता जाहिर की जाती है। आजकल हर जगह बस एक ही शब्द है, कोई भी चीज आ जाए इसमें AI है। फोन में AI है, गाड़ी में AI है, कार में AI है, कंप्यूटर में AI है, रिमोट में AI है, टीवी में AI है, जहां आप नाम लीजिए वहां AI, नेटवर्क में AI है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों की वो क्षमता जो इंसानों की तरह सोचे, समझे और फैसले करे और खुद को डेवलप भी करे, सीखे भी। सबसे बड़ी बात, AI न सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल रहा है बल्कि हमारी जिंदगी का तरीका भी बदल रहा है। हर सेक्टर में AI का इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इंसानों की जगह लेगा, यह भी दावा किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया की कोई भी नौकरी से बच नहीं पाएगी। आने वाले समय में AI हर तरह की नौकरी को बदल कर रख देगा। AI को लेकर इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जो अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को परेशान कर सकती है। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक नई स्टडी कहती है कि आज की AI तकनीक लगभग 11.7% अमेरिकी नौकरियों को रिप्लेस करने में सक्षम है। फाइनेंस, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यह हिस्सा करीब $1.2 ट्रिलियन सैलरी वैल्यू यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। AI का असर पहले से ही कोड लिखने या इमेज बनाने जैसे हेडलाइन ग्रैबिंग कामों से कहीं आगे तक जा चुका है। MIT ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के साथ मिलकर आइसबर्ग इंडेक्स नाम का एक बड़ा मॉडल बनाया है। इसमें अमेरिका के करीब 151 मिलियन यानी कि 15.1 करोड़ कर्मचारियों की नौकरियों का विश्लेषण किया गया। हर नौकरी को 923 ऑक्यूपेशन कैटेगरी और उसमें उपयोग होने वाली 32,000 से ज्यादा स्किल्स के आधार पर मैप किया गया। यानी रिपोर्ट सिर्फ अंदाजा नहीं है बल्कि एक बहुत गहरे डेटा पर आधारित अध्ययन है। AI वर्तमान में 11.7 अमेरिकी नौकरियों का पूरा काम कर सकता है। मतलब 17-18 मिलियन लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें AI जरूरत पड़ने पर पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा और वो काम AI संभाल लेगा। यह आंकड़ा केवल तकनीकी क्षमता नहीं है। इसका मतलब यही नहीं है कि नौकरी तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि यह बताता है कि भविष्य में कौन से क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि AI मुख्य रूप से उन नौकरियों को बदल सकता है जिसमें रिपीटेटिव टास्क ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन क्षेत्रों को है जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक ऑफिस, फाइल मैनेजमेंट, रिपोर्ट बनाना, शेड्यूलिंग, ईमेल, डेटा हैंडलिंग सब AI कर सकता है। डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग,
एआई इस काम को बेहद तेजी से और बिना गलती के कर सकता है। फाइनेंस और अकाउंटिंग एआई टूल्स पहले ही ये काम किफायती तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि टैक्स फाइलिंग, बिलिंग, एनालिसिस, बुक कीपिंग, हेल्थ केयर एडमिन, मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट, इंश्योरेंस पेपरवर्क, डॉक्टर नोट्स का डिजिटाइजेशन, कस्टमर सपोर्ट। एआई बॉट्स कई कंपनियों के सपोर्ट सिस्टम को संभाल रहे हैं। ये उन नौकरियों की श्रेणी है जहां काम टास्क के आधारित है और एआई इन्हें आसानी से कर ले रहा है। इसका मतलब यह है कि 12% लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हालांकि ये जॉब लॉस की भविष्यवाणी नहीं है, एक टेक्निकल क्षमता का विश्लेषण है। कंपनियां कई कारणों से तुरंत लोगों को नहीं निकालती। एआई लागू करना महंगा भी है, कंपनियों को इंसानी निगरानी की जरूरत भी होती है, लीगल और नैतिक नियम भी, और लगातार बदलती तकनीक। इसलिए नौकरी पर तुरंत खतरा नहीं, लेकिन आने वाले 2-5 साल में काम करने का तरीका तेजी से बदल सकता है। एआई का असर पूरे अमेरिका में फैला है, लेकिन डेटा दिखाता है कि मध्यम और छोटे शहर जहां एडमिनिस्ट्रेशन और बैंक ऑफिस नौकरियां ज्यादा है, वो प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे बड़े राज्यों में भी इसका असर दिख सकता है, लेकिन वहां लोग टेक स्किल्ड होने के कारण जल्दी सीख लेते हैं। MIT की रिपोर्ट कहती है कि एआई केवल नौकरियां नहीं छीनता, बल्कि कई किस्म की नौकरियां बनाता भी है, जैसे एआई मॉनिटरिंग, एआई ट्रेनिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी जॉब्स, यानी आपदा में अवसर भी है। अमेरिका की यह स्टडी दूसरे देशों के लिए एक चेतावनी भी है कि हर नागरिक, अगर लोग नई तकनीक के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो वो पीछे छूट सकते हैं। हर सेक्टर में आज एआई का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल बस इतना है कि हम इसे अडॉप्ट कैसे करते हैं। दुनिया की कई दिग्गज टेक कंपनियां एआई से भी तगड़ी तकनीक बनाने में लगी हैं, जिसे सुपर इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। ये एक तरह का एआई है जो इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज, समझदार और शक्तिशाली होगा। अगर कभी ये पूरी तरह से विकसित हो गया तो मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग भी हो सकती है। लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा भी माना जा रहा है, क्योंकि एआई बिना थके काम करता है, बिना रुके काम करता है। सुपर इंटेलिजेंस ऐसी चीजें समझ सकता है जो इंसानों के लिए अभी भी असंभव है। ऐसे एल्गोरिदम सॉल्व कर सकता है, ऐसे एल्गोरिदम बना सकता है जहां तक इंसानों की कैपेबिलिटी पहुंचे ही ना। एआई दुनिया भर के कंप्यूटर, कैमरे, सैटेलाइट, सर्वर सबसे जुड़ सकता है। रियल टाइम में सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। सुपर इंटेलिजेंस दुनिया कैसे बदलने वाले हैं, क्या दावा किया जा रहा है, यह भी देख लीजिए। कहा जा रहा है मेडिकल में सबसे पहले क्रांति आएगी और मेडिकल में कैंसर जैसी बीमारी को 2 से 5 मिनट में डायग्नोस कर लिया जाएगा। हर हफ्ते नई दवाइयां बनेंगी, इलाज इतने सटीक हो जाएंगे कि लगभग 0% गलती की गुंजाइश रह जाएगी। ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। एआई फ्यूजन एनर्जी या नई ऊर्जा खोज सकता है और इंसानियत को फ्री एनर्जी तक पहुंचा सकता है, जो सबसे बड़ी नीड होगी और सबसे बड़ी कामयाबी भी। ऑटोमेशन का ओवरड्राइव, हर इंडस्ट्री पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होगी। फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सर्विसेज, खेती, सबको ऑटोमेशन में डाल दिया जाएगा। वैज्ञानिक खोज तेज हो जाएंगे। जहां इंसानी वैज्ञानिक 50 साल लगाते हैं, वहीं वे काम 5 घंटे में एआई करके दे सकता है। स्मार्ट सिटी या ऑटोनोमस सिटी, पूरा शहर एआई चलाएगा। चाहे वहां ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की बात हो, बिजली व्यवस्था संभालने की बात हो, सुरक्षा के लिए निगरानी की बात हो, इमरजेंसी के लिए निगरानी की बात हो, सब कुछ एआई ऑपरेट कर लेगा। दुनिया अभी सिर्फ एडवांस्ड एआई और शुरुआती एजीआई की दिशा में है। सुपर इंटेलिजेंस भविष्य की सोच है, लेकिन कई कंपनियां रिसर्च कर रही हैं। जो चैट जीडीपी या एआई सिस्टम है वो नैरो एआई, मतलब केवल एक तरीके के काम करते हैं, जैसे भाषा, इमेज, कोड, डिकोडिंग, ट्रांसलेशन। लेकिन सुपर कम जो इंटेलिजेंस होगा वो सारा काम कर लेगा और तेजी से करेगा। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, प्रोग्रामर सबकी जगह ले सकता है और इससे कई नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। एजीआई पर नियंत्रण रखने वाली कंपनियों या देशों के पास असीम शक्ति आ सकती है। अगर इंसान की तरह सोचने समझने का काम मशीनें करने लगे तो इससे इंसानों की सोचने समझने की ताकत कम होती चली जाएगी। आज चैट जीटीपी जैसे टूल का बच्चे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी आप देख रहे होंगे। इसलिए अगर एआई का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ तो ये रिपोर्ट जल्दी सच हो सकती है और सिर्फ अमेरिका ही नहीं,
दुनिया भर में एम्प्लॉयमेंट पर एआई का इंपैक्ट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। वर्ल्ड नाउ में बात एक ऐसी खबर जो 2027 में 2 अगस्त को आने वाली है। अब आप कह रहे होंगे कि इतने जल्दी आपने खबर बता दी है, लेकिन इसके पीछे की वजह है क्योंकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, खगोलीय वैज्ञानिक खास करके इस घटना को लेकर अभी से रिसर्च में लग गए हैं और इसे दुर्लभ घटना बता रहे हैं। इस दिन कई देशों में अचानक अंधेरा छा जाएगा, तापमान भी गिर जाएगा, कुछ मिनटों पर ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी रुक गई हो। आपने ऐसे दावे सोशल मीडिया पर बहुत देखे और सुने होंगे क्योंकि इसे सदी का महासूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। 21वीं सदी में धरती पर दिखाई देने वाला सबसे लंबा और पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो क्या पूरी धरती अंधकारमय हो जाएगी? हालांकि दावा है, कहा जा रहा है कि ये एक बहुत संकरी पट्टी में ही दिखाई देगा। इस ग्रहण की पाथ ऑफ टोटलिटी यानी कि पूर्ण अंधकार वाली पट्टी लगभग 160 मील चौड़ी होगी और लगभग 15,227 किलोमीटर तक फैलेगी। ये सिर्फ 11 देशों से गुजरेगी, जिसमें स्पेन, जिब्राल्टर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, सोमालिया। यह ग्रहण 6 मिनट 23 सेकंड का होगा जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो सामान्य ग्रहणों से दोगुनी अवधि का है। 100 साल में ऐसा लंबा सूर्य ग्रहण फिर देखने को नहीं मिलेगा और दोबारा ऐसा अवसर 22वीं सदी तक आने की संभावना भी नहीं है। इन इलाकों में कुछ मिनटों के लिए दिन में अंधेरा, तापमान में गिरावट और आकाश में सितारे भी नजर आएंगे। इस ग्रहण की अवधि असाधारण रूप से लंबी होगी, जिसके पीछे 3 वजहें हैं। ग्रहण के समय पृथ्वी अपहेलियन पर होगी यानी सूर्य से सबसे दूर। चंद्रमा पोरिजी पर होगा यानी कि पृथ्वी के सबसे पास। ग्रहण की राह भूमध्य रेखा के करीब है। भारत पूर्ण सूर्य ग्रहण के रास्ते में नहीं आता है, इसलिए यहां टोटलिटी नहीं दिखेगी। भारत में कुछ हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखने की संभावना है, लेकिन पूरी तरह अंधेरा नहीं होगा। ग्रहण इसलिए खास है क्योंकि नासा का कहना है कि इतनी लंबी अवधि का अगला ग्रहण 22वीं सदी में होगा, यानी बहुत से लोग हम में से तब तक नहीं रहेंगे। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अभी से इस सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने में लग गई हैं, अभी से इस पर रिसर्च कर रही हैं।